हेलो 12th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे 150 डेज की प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये है आज हमारी क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो। इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग आज क्वेश्चंस लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर हैं इसी चैप्टर के, उसमें हमने उसको अच्छे से कवर किया। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझा और इसी चैप्टर के अंदर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, उसके बारे में हमने अच्छे से समझा बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसका आंसर किस तरीके से देना है। तो ये कुछ एक प्रैक्टिस है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को हमने इसलिए ऐड किया हमारे इस प्रारंभ सीरीज में कि जो डाउट आते हैं उसे क्वेश्चंस के जरिए भी सोल्व कर दें, ताकि बच्चे का जो बेस है, आप लोगों का जो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर उसके बाद में भी आप लोगों को डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और यहां पर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बच्चों, उस नंबर को प्लीज सेव कर लीजिए और हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर से या ग्रुप से जुड़ जाइए बेटा। तो ग्रुप से जुड़ने का आपको फायदा यह मिलेगा बेटा कि आपको और भी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग या आने वाली क्लासेस में जो भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पूरा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा और आप उसकी घर पर आराम से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे वही ग्रुप में पूछ सकते हैं बेटा। तो ये नंबर सेव कर लो, एंड तक काम आने वाला है। अभी 150 डेज के अंदर बेटा हम लोग जो हैं आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों अच्छे से कवर करवाएंगे। देन उसके बाद में फिर हम एक सीरीज चलाएंगे जहां हम आपको रिवीजन भी कराएंगे इन सभी चैप्टर्स को, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे कि देखो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे और उनका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। आंसर कैसे किसी भी क्वेश्चन का देना है अभी नहीं, जब हम रिवीजन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, और उसी मेथड को आपको फॉलो करना है जब आप बोर्ड्स के एग्जाम्स देने जाएंगे। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरी क्लास अच्छे से समझो बेटा। इन 150 डेज में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हम लोग करवा देंगे बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, कुछ सिंपल क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, वो देख लेते हैं थोड़ा सा अपन कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लो। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो जब बताया था तो मैंने बताया था कि 2 प्रकार के या 2 टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं बेटा। एक होता है बेटा आपका रियल फ्लो, एक होता है आपका मनी फ्लो। तो ये जो साइकिल मैंने यहां बना रखी है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, इसी के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि जब भी पैसों की बात इस साइकिल के अंदर होगी तो उस फ्लो को उस फ्लो को मनी फ्लो कहा जाएगा। बट अगर उसके अंदर पैसों की बात नहीं हुई है, एक दूसरे को हम क्या दे रहे हैं सिर्फ उसकी बात होगी, तो ऐसे फ्लो को रियल फ्लो कहेंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रकार के फ्लो होते हैं, तो आपको बोलना है कि 2 टाइप्स के फ्लो होते हैं सर। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो वो होता है जहां हम एक दूसरे को क्या गुड्स, क्या सर्विस दे सकते हैं, सिर्फ उसकी बात करेंगे। बदले में पैसे लिया नहीं लिया इसके बारे में कोई डिस्कशन रियल फ्लो में नहीं होता है। बट मनी फ्लो के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक दूसरे को दिया है, उसमें हम उसको सामने लोगों को पेमेंट कर रहे हैं या हमें पेमेंट मिला है, पैसों की बात आ गई बेटा, तो यही मनी फ्लो है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? फैक्टर सर्विस दे रहा है। जैसे हो सकता है वो लैंड किराए पर दे रहा हो, ठीक है ना बेटा, या लेबर जा रही हो काम पर, या उसने कैपिटल दिया हो, या एंटरप्रेन्योरशिप दिया हो, ठीक है ना। तो ये कुछ सर्विसेज होती हैं जिन सर्विसेज की फर्म को जरूरत पड़ती है और फर्म वो हाउस होल्ड से लेती है। हाउस होल्ड किसको लेकर बनाए? आप और मुझको लेकर ही तो बनाए। मेरे पास में कोई लैंड फ्री पड़ा हुआ था, एक फैक्ट्री वाले आए, उन्होंने कहा कि सर आपका लैंड हमें किराए पे दे दो, हमें यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है, मैंने दे दिया। वो लैंड भी हो सकता है किराए पर, वो बिल्डिंग भी हो सकती है बेटा, कुछ भी हो सकता है। तो उसने मेरे से लिया, तो हाउस होल्ड मतलब क्या हो गया? आप और मैं मिलकर क्या बनते हैं? हाउस होल्ड बनते हैं, जहां पर इन फर्म्स को हमारी तरफ से फैक्टर सर्विस मिलती है।
अब इस फैक्टर सर्विस से फर्म क्या करती है, फर्म प्रोडक्शन करती है किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विसेज का, और वो किसको देती है फर्म, वो दोबारा से हाउस होल्ड को देती है। तो क्या इस साइकिल के अंदर मैंने ये बोला कि यहां पर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस फर्म को दी तो फर्म ने उसका पेमेंट कर दिया हाउस होल्ड को, पेमेंट वाला वर्ड मैंने यहां नहीं बोला ना, तो इस पूरी साइकिल के अंदर पेमेंट की कोई बात हो ही नहीं रही है बेटा। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये रियल फ्लो का है, ना कि मनी फ्लो का है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेजिटेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको याद होगा कि मैंने आपको ड्यूरेबल प्रोडक्ट, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था बेटा आपको। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो बच्चे, हाँ एक चीज हो, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, आप लेक्चर नंबर 1 से देखो, ठीक है ना, तो ये आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। तो देखो बेटा, वेजिटेबल क्या होगा, सॉरी वेजिटेबल से पहले मैं आपको बता रहा था ड्यूरेबल। हाँ, तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप घर में एक बाइक परचेस करके लेकर आए हो, अब यूं तो ये नहीं आज मैंने बाइक परचेस कर ली तो आज उस बाइक को, अब अगले दिन मैं उस बाइक को यूज नहीं कर सकता हूं, नहीं ना, मैं अगले दिन भी यूज कर सकता हूं। वो आइसक्रीम की तरह नहीं है कि आज अभी जो मैंने आइसक्रीम खाई है उसको मैं 1 घंटे बाद दोबारा खा सकता हूं, नहीं ना। अब मेरे को 1 घंटे बाद दोबारा कोई आइसक्रीम खानी है तो मुझे नई वाली परचेस करनी पड़ेगी। बट बाइक, कार, स्कूटर, इनके साथ हम ऐसा नहीं होता ना, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं लंबे समय के लिए। हाँ भाई 10-15 साल इस्तेमाल कर लिया, अब गाड़ी जो है बड़ी परेशान कर रही है, वो नहीं चल पा रही है, रिपेयर भी ढंग से नहीं होती है, तो फिर हम क्या करते हैं 10-12 साल बाद में नई चीज या नई बाइक या नई कार परचेस करते हैं। बट 10-12 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो जिन प्रोडक्ट्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स को एक बार यूज करने के बाद उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, अब हमें उसी सेम प्रोडक्ट को अगर दोबारा यूज करना है तो नया ही परचेस करना पड़ेगा। जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो अभी, ठीक है ना, अब दोबारा आपको मन हुआ आइसक्रीम खाने का, तो वो आइसक्रीम तो गई ना, अब दोबारा आइसक्रीम खानी तो नई परचेस करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, उस आइसक्रीम को एक बार ही यूज किया आपने, अब आपको नई चाहिए तो आप दोबारा से नहीं लोगे, ठीक है ना बेटा। दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अब उसमें मैंने आपको ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल बता दिया बेटा। प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड्स होते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो वेजिटेबल क्या होगा, वेजिटेबल भी नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। आज जो हमने सब्जी इस्तेमाल करी है वही सब्जी हम अगले दिन बनाकर थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब्जी खत्म। अब हमें दोबारा सब्जी परचेस करनी तो हमें नई सब्जी ही मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। तो वेजिटेबल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो अब देखते हैं बेटा, डिस्टेंस इज आ। अब डिस्टेंस क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, या दोनों ही है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। अब पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, और फ्लो मतलब होता है जो पूरे 1 साल आपने यूज किया तो उसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि कोटा से जयपुर का डिस्टेंस कितना है, तो आपने बोला भाई 250 किलोमीटर है, ये फिक्स है ना, तो दैट इज कॉल्ड, जो डिस्टेंस होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो स्टॉक हो गया कि भाई इतना डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? बट जैसे ही आप कोटा से चलना चालू करें और वो घट रहा है बीच में, भाई 30 किलोमीटर घट गया, 20 किलोमीटर घट गया, 15 किलोमीटर घट गया, ये जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो जो डिस्टेंस है यहां पर वो स्टॉक है। एक पर्टिकुलर जगह जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता उस समय पर। उस समय पर जब मैं पूछ रहा हूं कि भाई किसी से मैंने पूछा कि कोटा से जयपुर का डिस्टेंस क्या, तो उसने बताया कि 250 किलोमीटर है, तो उस समय पर वो फिक्स है, ठीक है ना। बट जैसे ही मैं उस डिस्टेंस की तरफ जाने लगूंगा तो वो डिस्टेंस कम होने लगेगा, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे डिस्टेंस कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको बोलना है सर वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फिक्स रहता है। इज दैट क्लियर बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम? तो देखो बेटा, दोनों ही। सर्कुलर फ्लो तो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो, दोनों ही नाम है यहाँ पर। तो इसमें जो सी आंसर है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है बेटा। विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली, सॉरी, टू अ फर्म, लैंड, बिल्डिंग, सॉरी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, या ऑल ऑफ दिस? तो देखो बेटा, फैमिली मतलब हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को लैंड भी प्रोवाइड करवाता है, लेबर भी देता है, कैपिटल भी देता है ना, और एंटरप्राइजेस भी देता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फैमिलीज है वो ये तीनों ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है फर्म्स को।
तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, सभी ऊपर वाले सारे एग्जाम्पल्स। क्लियर? आई होप यहां तक मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा। आगे देखो बेटा, यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट आ रहा है। अब आपको बताना है स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है कि गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोलता है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक, ओके, और स्टेटमेंट सेकंड बोलता है कि कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आप बताओ पहला वाला ऑल्टरनेट सही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, या बी वाला कॉन्सेप्ट सही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, या बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू या बोथ स्टेटमेंट आर फ्लो। तो देखो बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है समझो। नेट इन्वेस्टमेंट होता है कि साल के आखिरी में, ठीक है, आपके पास जो एसेट्स है जो इस दौरान में आपने नई भी परचेस करी होगी, पूरे एक साल के पीरियड में, जो 1 अप्रैल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना और पूरा एक साल बिजनेस चलाया बेटा, तो इस बीच में आपने जरूरत पड़ने पर कोई न्यू एसेट्स भी परचेस करी होंगी बेटा, ठीक है, नई एसेट्स परचेस करी होंगी, और साल के आखिरी में आपने देखा कि आपके पास कुछ नई एसेट्स हैं और कुछ ओल्ड एसेट्स हैं। तो ओल्ड एसेट्स में से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो नेट एसेट्स बन जाएगा, और वही नेट एसेट्स नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो पूरे साल उसमें बदलाव होता रहा, किसमें? नेट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बेटा आपने एक बार इन्वेस्ट किया, फिर पूरे साल बिजनेस ने उससे पैसे कमाए, कभी उसको किस चीज में परचेस किया, कभी किस चीज में खर्च किया, कभी पैसा आया कभी पैसा गया, अप एंड डाउन उसमें चलता रहा, तो पूरे साल भर चला। तो इसलिए जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी भी स्टॉक नहीं होता है, वो फ्लो होता है बेटा, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट पूरे साल की कैलकुलेशन होती है। इज दैट क्लियर? क्या होती है बेटा? पूरे एक साल की कैलकुलेशन होती है, वो फिक्स नहीं होती है। पूरे एक साल क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट में कितना घटा कितना बढ़ा, तो पूरे एक साल की वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट को एक फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोला है कि कैपिटल एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। कैपिटल कैसे फ्लो कॉन्सेप्ट है भाई? वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों है स्टॉक कॉन्सेप्ट? 1 अप्रैल को मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया एक पर्टिकुलर अमाउंट, सपोज करो 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, आज इन्वेस्ट किया है, अभी उससे काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो मैंने बिजनेस में कैपिटल डाली है वो 1 अप्रैल को मैंने कैपिटल अपनी जेब से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, राइट बेटा? तो अभी साल चालू हुआ है, ठीक है ना, अभी पूरा निकला नहीं है। तो जो मैंने साल के स्टार्टिंग में पैसा डाला वो स्टॉक हो जाएगा बेटा, और पूरे साल जो बिजनेस में पैसा घूमता रहा और एंड में जो वैल्यू बची दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, और वो हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है बेटा। तो आपको आंसर देना है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो वेरी गुड। इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री इज अ कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक। आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसका एक स्टॉक आप अपने पास रखते हो, क्योंकि कभी भी कस्टमर आ सकता है और उसकी डिमांड कर सकता है ताकि आप उसको दे सको और पैसा कमा सको। तो हम किसी भी गुड्स का स्टॉक रखते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर कोई, जैसे आप ही ले लो अपने ऊपर, आपने एक स्टेशनरी शॉप खोलना चाहते हो। अब स्टेशनरी शॉप में आपने शॉप के अंदर हर माल अच्छे से जमा करके रख लिया। तो जमा करके जो अपन ने सामान रखा है वो क्या है? स्टॉक है, ठीक है ना। तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी दुकान में कितने का माल है, तो आपने बोला सर मेरे दुकान में 10 लाख का माल है। तो आपके पास इन्वेंट्री कितनी है? 10 लाख रुपीस की है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका ये हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या हो गया बेटा? ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे पास में इतना माल पड़ा हुआ है, बट उसमें से हर साल कितना माल आप बेच देते हो। अब आपने बोला सर 10 लाख का माल मैं हर साल खरीद के लेकर आता हूं और उसमें पूरे एक साल के अंदर करीबन 8 लाख का माल मैं बेच देता हूं। तो आपने पूरे एक साल में कितने लाख का माल बेचा? 8 लाख का माल बेचा। तो वो जो बेचना है 8 लाख का माल, वही चेंजेस है। वही क्या है? चेंजेस है। और जहां चेंजेस आते हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इन्वेंट्री, सिर्फ इन्वेंट्री अगर आपसे बोला जाए कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको बोलना है कि सर वो जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट उसमें से जो माल हर साल या हर महीने बिकता रहता है, ठीक है ना,
कम होता रहता है, फिर आप और ले आते हो, फिर कम हो जाता है, फिर और ले आते हो, फिर बेच देते हो, फिर और ले आते हो, ये पूरे एक साल आप करते रहते हो बेटा। तो दैट इज कॉल्ड, जो चेंज आ रहे हैं इन्वेंट्री में वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गई ना? चलो आगे देखते हैं। स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताओ नीचे का जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है? तो क्या लिख रखा है? इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल, ट्रू, इट इज मेजर अ पर्टिकुलर टाइम। बिल्कुल सही बात है। इन्वेंट्री स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल मतलब होता है चेंजेस आना। वेरिएबल का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं बेटा तो चेंजेस आना होता है। तो इन्वेंट्री क्या एक स्टॉक वेरिएबल कहला सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल कहला सकता है। वो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रैपिडली चेंजेस आते हैं। भाई आज अपन, मुझे पता है मैं एक महीने में कितना माल बेच सकता हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेरी दुकान है वो हर महीने 1 लाख का माल बेच देती है। तो मैं क्या करूंगा? हर महीने 1 लाख से ऊपर का माल लाके रखूंगा अपने दुकान के अंदर। तो हर महीने चेंजेस आ रहा है, हर महीने मेरे को स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है, और हर महीने स्टॉक के जो स्टॉक में बदलाव आ रहे हैं, है ना? अभी इस महीने 1 लाख का माल लाया, अब अगले महीने जाके देखा तो 20,000 का माल ही बचा था मेरे पास। फिर मैंने दोबारा 80,000 का माल खरीद लिया, फिर वापस वो 1 लाख का माल हो गया। फिर उसके अगले महीने मैंने देखा कि यार सिर्फ 10,000 का माल रह गया, तो फिर मैं 90,000 का दोबारा से माल लिया है। तो पूरे एक साल के अंदर स्टॉक मेंटेन करना पड़ा, और वो स्टॉक हर महीने ही चेंज होता रहा। तो हाँ, मैं बोल सकता हूं कि स्टॉक एक वेरिएबल होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है ना बेटा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, नंबर सेव कर लो बेटा। उस नंबर से हम आपको क्या करेंगे, आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं आपको सभी नोट्स और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जब हम इतनी फैसिलिटीज आप लोगों को दे रहे हैं तो आप उसका यूज करो। पूरे साल आपका साथ देंगे और आपकी 12th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे बच्चों। तो आगे देखते हैं बेटा। आगे मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हैं, ये 3 मार्क्स में आप इनके आंसर्स ले सकते हो। आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने जब थ्योरी पढ़ा था, नोट्स पढ़े थे, वहां हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। भाई दो डिफरेंट, बेटा डिफरेंशिएशन जनरली क्या है, आते हैं कम से कम 2-3 डिफरेंशिएशन आपके आ सकते हैं 12th बोर्ड में। इसलिए मैं इसमें हर चैप्टर में कुछ डिफरेंशिएशन है वो आपके लिए ऐड करता रहूंगा। इन डिफरेंशिएशन का वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग मेरे से पीडीएफ ले लेना बेटा। और बट पूरे साल भर संभाल के रखना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो 2 डिफरेंशिएशन पूछे जा रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में। तो गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। भाई किसी गुड्स को मैं खरीद के लेकर आया हूं ये सोचकर कि इससे मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा। जैसे कि मान लो मैं किसी किसान से गेहूं परचेस करके लेकर आया हूं, और क्यों परचेस करके लेकर आया हूं कि मैं इसका आटा बनाकर आगे बेचूंगा। तो यहां पर जो गुड्स मैं खरीद के लेकर आया हूं वो गुड्स में एज इट इज नहीं बेचने वाला, उसको मैं किसी फर्दर गुड्स में कन्वर्ट करके बेचूंगा। तो जो गुड्स मैं खरीद के लेकर आया वो मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया, और रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये होता है ऐसे गुड्स जिनको प्रोडक्शन से चेंज किया जाता है, या प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए दूसरी गुड्स में चेंज किया जाता है। तो मैं एक बार गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आटे में कन्वर्ट करने के बाद उसको गेहूं तो नहीं बोल सकता ना, गेहूं का आटा बोलूंगा। बाकी गेहूं, अकेला गेहूं नहीं बोलूंगा। अकेला गेहूं तो जब बोलूंगा जब तक मैं उसको आटे में कन्वर्ट नहीं करूंगा। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है। आपने भी घर पे देखा होगा, कई बार हम गलत वर्ड यूज कर लेते हैं। हमारी मम्मी हमसे कहती जा आटा पिसा के लिया, तो पिसा हुआ है आटा ऑलरेडी है, क्या पीसोगे उसको, है ना? तो गेहूं का आटा पिसवा के लाओ, ठीक है ना? तो गेहूं मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि मैं उसको कन्वर्ट करने वाला हूं किसी फर्दर गुड्स के अंदर। और फाइनल गुड्स क्या होता है बेटा? फाइनल गुड्स वही हो गया जो गेहूं है उसको कन्वर्ट करवाया आटे में, वो फाइनल गुड्स हो गया। देखो लिख रखा है गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। बिल्कुल सही बात है। फाइनल गुड्स 2 काम के लिए होता है। जैसे कि हम लोग हमारे घर में गेहूं को कन्वर्ट करते हैं आटे में, ठीक है? तो आटा हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गया। अब उस फाइनल गुड्स को हम या तो खुद के लिए यूज कर सकते हैं कंजप्शन के लिए, या फिर उसे एक अच्छी थैली में पैक करके मार्केट में बेच देंगे। तो फाइनल गुड्स 2 तरीके से काम आएगा बेटा। तो फाइनल गुड्स कंजप्शन के लिए भी काम आता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आता है बेटा। इज दैट क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर बी
कंज्यूम्ड बाय देयर फाइनल यूजर। बिल्कुल सही बात है, इंटरमीडिएट गुड्स को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो जब तक आप उनको प्रोडक्शन प्रोसेस से चेंज ना कर दो। भाई घर के अंदर आप गेहूं खाओगे तो डायरेक्ट गेहूं खाओगे क्या? नहीं ना, उसको पहले आटे में कन्वर्ट कराओगे, देन चपाती बनेगी, देन आप खाओगे। तो डायरेक्टली गेहूं को तो नहीं खा सकते। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को बिना प्रोडक्शन प्रोसेस से चेंज करे आप यूज नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? और फाइनल गुड्स का सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा, दीज गुड्स आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय देयर फाइनल यूजर। बिल्कुल सही बात है, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी हैं डायरेक्टली यूज करने के लिए। गेहूं का आटा बन चुका है, अब आप उसको यूज कर सकते हो, अब उसको कोई फर्दर प्रोडक्शन की नीड नहीं है। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट इंटरमीडिएट गुड्स में पढ़ो, दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग देन अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स को आगे तक बेचा जा सकता है। इज दैट क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स को आप फर्दर रीसेल कर सकते हो, बट फाइनल गुड्स को आप प्रॉफिट के लिए आगे रीसेल नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? व्हीट परचेज बाय अ बेकर, किसी भी बेकरी वाले के द्वारा गेहूं परचेस करा गेहूं का आटा परचेस करा जाने का मतलब होता है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उस गेहूं के आटे से वो ब्रेड बनाएगा, ठीक है ना, तो ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। बट अगर मैं अपनी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन परचेस करके लेकर आया हूं, तो मशीन तो मैं यूज करूंगा ना बेटा, उसको बेचूंगा थोड़ी बेटा, वो तो मेरे मशीन एज इट इज काम आने वाली है। तो फाइनल गुड्स वो होता है जो गुड्स हम बेचते नहीं हैं और जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, एक और डिफरेंशिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, वो है डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? हम जो भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, मशीन, फैक्ट्री के अंदर जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं डेली बेसिस पर, तो जब हम उनको डेली बेसिस पर यूज करेंगे ना बेटा, तो उनके पार्ट्स नेचुरली घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें हल्का हल्का स्क्रैच आ जाता है, उनके काम में जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। भाई फर्स्ट डे जो आप बाइक परचेस करके लेकर आए हो और 10 साल बाद उस बाइक को चलाओगे, एक बाइक जो अभी शोरूम से निकाल कर चला रहे हो और एक बाइक जो 10 साल से रोड पर चल रही है, दोनों के चलने में बहुत डिफरेंस हो जाएगा बेटा। वो नई नई मशीन है, उसकी मशीन पुरानी हो चुकी है, क्योंकि उसकी मशीन जो है 10 साल से चल रही है, उसके पार्ट्स नेचुरली घिसना स्टार्ट हो गए हैं, उस वजह से उस बाइक की वैल्यू डाउन होती जा रही है। तो उसकी वैल्यू जो जितने अमाउंट से डाउन हो रही है हर साल, उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है बेटा? अब हमें पता है कि उस डेप्रिसिएशन से आने वाले समय में हमें लॉस होगा, तो उसके लिए हम आज ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, और जितना उसमें हर साल लॉस होता है उतने का हम रिजर्व हमारे पास रखते हैं, ताकि जब वो मशीन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और हमें जब नई मशीन परचेस करनी पड़ेगी, तो हम इस रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं नई मशीन परचेस करने के लिए, ताकि एकदम से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पैसों का बोझ ना आ जाए। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आपने अभी 1 लाख रुपए की एक मशीन परचेस करी बेटा, ठीक है। अब आपकी आपने जिस कंपनी से मशीन परचेस करी, उसने बोला कि सर 10 साल तक इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, 10 साल तक बढ़िया चलेगी आपकी मशीन। मतलब ये कि 10 साल बाद देखना पड़ेगा और 10 साल बाद में 1 लाख से ज्यादा का मेरे को दोबारा निवेश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर साल इसमें से 10,000 रुपए कम होते रहेंगे, क्योंकि 10 साल की इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बताई गई है। तो मतलब 10 साल बाद मुझे नई मशीन परचेस करनी पड़ेगी, इस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मुझे 10 साल बाद में 1 लाख से ऊपर का निवेश करना पड़ेगा। तो एकदम से मेरे ऊपर बाहर ना आ जाए, इसलिए मैं हर साल क्या करता हूं, जैसे इधर 10,000 डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती है, तो उधर मैं 10,000 का रिजर्व रख लेता हूं। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? आने वाले समय में आपको जब दोबारा मशीन परचेस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप अभी से रिजर्व रख रहे हो। उस डेप्रिसिएशन का जो लॉस है वो आप अपने पास अभी से सेव करते हुए चल रहे हो, ताकि जब रिप्लेसमेंट का टाइम आए तो बिजनेस के ऊपर एकदम से इतना बोझ ना आए। अब 1 साल में आप 1 लाख रुपए तो इकट्ठा कर पाओ क्या? 10 साल में आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। अब अगर 2 लाख की मशीन हुई तो 1 लाख तो आप इकट्ठा कर चुके हो ना, 1 लाख और लगाने हैं। अब मान लो ये आप रिजर्व नहीं बनाते तो पूरे 2 लाख एक साथ आपको निवेश करना पड़ता। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, इट लीड्स टू करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको कैलकुलेट करके बताता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, कि हर साल आपकी मशीन में से कितना कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप हर साल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो बेटा। अब प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन भी निकालना जरूरी है बेटा।
नहीं तो आपका प्रॉफिट गलत है बेटा, क्योंकि आपने उसमें से अपने एम्प्लॉय की सैलरी निकाल ली, उस प्रॉफिट में से वेजेस निकाल ली और आप बोलो सर मेरा तो ये प्रॉफिट आया। नहीं बेटा, उसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस करना पड़ेगा। जब डेप्रिसिएशन पूरा लेस कर दोगे, सारे एक्सपेंसेस लेस हो गए, अब जो प्रॉफिट बचा है वो है प्रॉफिट बेटा। तो इसलिए आप जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो उसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो बेटा, दीज फंड्स आर यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड सिर्फ उन एसेट्स के लिए बनता है जिनका नेचर फिक्स्ड है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए ही ये रिजर्व्स बनेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा, एक्सपेक्टेड और फोर्स इन ऑब्सोलेंस नॉर्मल वेयर एंड टेयर। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अचानक से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गए तो वो भी डेप्रिसिएशन होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्टीम इंजन, जो ट्रेन रेलवे जो हमारा पहले स्टीम इंजन चलाता था उसको रिप्लेस करके मार्केट में डीजल इंजन आ गए, ठीक है, तो वो जो जितने भी स्टीम इंजन थे सब वेस्ट हो गए बेटा। तो वो हो गया आपका फोर्स इन ऑब्सोलेंसिस, ये भी डेप्रिसिएशन है बेटा, ठीक है ना। और नॉर्मल वियर एंड टियर, जो हम रेगुलर बेस में हमारी चीजों को, फिक्स एसेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से उनके पार्ट्स घिस जाते हैं तो उससे उनकी वैल्यू डाउन होती है बेटा, वो नॉर्मल वियर एंड टियर में आते हैं बेटा। नेक्स्ट इसमें बेटा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में क्या है बेटा, आउटडेटेड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो पुरानी एसेट्स हो जाती हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, तभी आप जाके मार्केट के साथ में बराबर तरीके से कॉप अप कर पाओगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। एक और डिफरेंशिएशन में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बेटा, और वो है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो दीज गुड्स आर परचेज बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, नॉट फॉर सेल्फ। कंजप्शन गुड्स बेटा उन गुड्स को कहेंगे जिनको सिर्फ इसलिए परचेज किया जा रहा है जिससे मैं अपनी पर्सनल नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सकूं। जैसे कि मैं कपड़े खरीद के इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मेरे को परचेज करने इसलिए हैं कि मैं उनको यूज कर सकूं अपने खुद के लिए, तो वो कंजप्शन है। इज दैट क्लियर? किसी व्हीट या गेहूं को परचेज करके उसका मैं आटा इसलिए बनाना चाहता हूं बेटा ताकि मैं उसको घर में इस्तेमाल कर सकूं, तो उस आटे को भी कंजप्शन गुड्स कहा जाएगा। बट कैपिटल गुड्स आर परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दीज आर नॉट मीन फॉर रीसेल। और कैपिटल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिनको मैं परचेज करके इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि मैं उनसे और फर्दर प्रोडक्शन कर सकूं। जैसे आप अपनी फैक्ट्री में कोई नई मशीन परचेज करके लेकर आ रहे हो, तो उस मशीन का आप क्या करोगे, उस मशीन से प्रोडक्शन करोगे ना बेटा, तो वो मशीन आपके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल गुड्स हो जाएगी। उसको आप रीसेल नहीं कर रहे हो, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि आपके पास कोई मशीन नहीं थी या आपके पास आप नई मशीन परचेस करके लेकर आए, अब उस मशीन से क्या करोगे, उस मशीन से आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे। वो मशीन आपकी मदद करेगी फर्दर प्रोडक्शन करने में बेटा, फर्दर प्रोडक्शन करने में आपकी मशीन क्या करेगी, मदद करेगी बेटा, तो वो मशीन आपके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा। दीज आर यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। कंजप्शन गुड्स खुद के कंज्यूम के लिए होता है, खुद के यूज के लिए होता है। मैं कपड़े खुद के लिए ला रहा हूं, ब्रेड खुद के लिए ला रहा हूं, दूध पीने के लिए खुद के लिए लेकर आ रहा हूं, बटर खुद के लिए यूज करने के लिए लेकर आ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। दीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मैं ये मशीन इसलिए परचेस करके लेकर आ रहा हूं ताकि मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकूं गुड्स का, मैं इस मशीन से और गुड्स बना सकता हूं, इसलिए मशीन परचेस करके लेकर आ रहा हूं, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो गया। एग्जांपल आपके सामने, ब्रेड बटर जैम, ये आपका कंजप्शन हो गया। मशीन और मशीन का इक्विपमेंट्स, ये आपका कैपिटल गुड्स हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये भी खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या लिख रखा है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, एक्सटर्नलीज, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंजप्शन गुड्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब एक्सटर्नलीज क्या होता है बेटा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फायदा आपकी वजह से दूसरों को होता है, उसको एक्सटर्नलीज कहते हैं। जैसे कि आपने किसी कॉलोनी के अंदर अपना घर बनाया, राइट, और आपके घर के आगे बहुत सारी जगह थी, तो आपने वहां पर क्या करा, एक बहुत अच्छा गार्डन और बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए, जिस वजह से आसपास के लोगों को भी फ्रेश एयर उन पेड़ पौधों से मिल रही है। तो ये आपने जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है कॉलोनी को, क्या उसके बदले में आपको कोई पैसे दे रहा है? नहीं ना, बल्कि उनको बिना पैसे दिए फायदा हो रहा है। क्या? कि आपकी वजह से उन्हें भी फ्रेश एयर मिल रही है, बट वो आपको इस चीज का कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं।
ऐसी चीजों को एक्सटर्नलीज कहते हैं। लिख रखा है एक्सटर्नलीज रेफर्स टू बेनिफिट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो पॉजिटिव का दिया, नेगेटिव का भी देता हूं बेटा। विच आर कोज बाय वन एंटाइटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड, जिसका फायदा एक के द्वारा किया जाता है और दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका फायदा मिलता है। जैसे कि हमारे घर के आगे हमने जो भी गार्डन लगाया, पेड़ पौधे लगाए, अब हमें तो इससे फ्रेश एयर मिल ही रही है, बट हमारी कॉलोनी के आसपास के लोगों को भी इससे फ्रेश एयर मिल रही है। बट क्या उस चीज के लिए वो लोग हमें पेमेंट कर रहे हैं क्या कि भाई साहब आपने गार्डन लगाया और इस गार्डन की वजह से हमें भी फ्रेश एयर मिल रही है, लो आप कुछ हमसे ले लो पैसे वैसे में? नहीं ना, नहीं मिलता ना। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्क। अब ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। क्या? मान लो आपके पास में कोई फैक्ट्री खुल गई, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा धुआं फेंकती है तो पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन के चक्कर में हमारी जो फ्रेश एयर है वो भी खत्म हो रही है। या फिर कोई वेस्टेज फैक्ट्री वाले डायरेक्टली नदियों में उस वेस्टेज को बहा रहे हैं, जिस वजह से वो पानी जो है दूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, तो उस वजह से पूरी समाज को नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक्सटर्नलिटीज में आएगा बेटा। बट डिपेंड, ये बस बात इतना सा है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो एक्सटर्नलिटीज दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ऑपरेटिंग यहां पर सरप्लस है बेटा। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या होता है? जिसके अंदर रेंट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम और प्रॉफिट की इनकम, इसके अलावा और कोई इनकम इसमें ऐड नहीं रहती है। अगर कोई लेबर है तो जो उसको वेजेस मिल रहे हैं वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। अब रेंट मतलब आपने किसी को किराए पर लैंड या बिल्डिंग दिया होगा तो उससे रेंट आ रहा है। रॉयल्टी मतलब जो माइनिंग्स वगैरह होती है ना बेटा, ऑयल की माइनिंग्स वगैरह, इनसे जो पैसा आता है उसको रॉयल्टीज में लिखा जाता है। इंटरेस्ट बेटा जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया जिसपे आपको ब्याज मिल रहा है कैपिटल पे। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप लगाई उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इन सब को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। और इस ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम होता है नॉन वेज इनकम। नॉन वेजेस इनकम भी बोलते हैं बेटा इसको। क्यों? क्योंकि इसमें लेबर की जो इनकम होती है वेजेस के नाम पर, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन वेजेस इनकम भी बोला जाता है। मैंने यहां पर फॉर्मूला भी लिख रखा है, प्लीज आप ध्यान से देखना और लिख लेना उसको। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एज यूजुअल मैं पूरी क्लास में इतनी बार बोल चुका हूं, आप ध्यान रखें बेटा, प्लीज पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं बेटा। डाउट आए तो 101% पूछो बेटा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। कंजप्शन गुड्स, अभी पिछली बार भी बताया तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंजप्शन गुड्स जो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के यूज के लिए लेकर आते हैं। सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन मतलब खुद के यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए अगर हम कोई चीज खरीद कर लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। गुड्स विच आर यूज, विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और मीट द इंटरमीडिएट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जो गुड्स हम खरीद के लेकर आ रहे हैं खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो गुड्स कंजप्शन गुड्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है मेरी बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, बोलता है कि मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज कैपिटल गुड्स। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। क्या मशीन परचेज करना एक फर्म के द्वारा हमेशा कैपिटल गुड्स ही माना जाएगा क्या? मैं दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई फर्म, अगर कोई कंपनी मशीन परचेज करती है तो वो मशीन उस कंपनी के लिए हमेशा ही, हर बार ही कैपिटल गुड्स ही कहलाएगा क्या? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं कहता हूं नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार अगर मशीन परचेज करी जा रही है किसी भी फर्म के द्वारा तो वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स ही कहलाएगी। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मान लो उसे हम रीसेल करने के पर्पस से लेकर आ रहे हैं, तो मैं मान लो सोचो, अगर मेरी कोई कंपनी है, वो कोई मशीन परचेज करके लेकर आती है और उस मशीन को परचेज करने के पीछे इंटेंशन मेरा ये है कि मैं इस मशीन को फर्दर हायर प्राइस में किसी दूसरे को बेच दूंगा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, वो कैपिटल गुड्स कहां रहा? कैपिटल गुड्स का काम होता है कि किसी फर्म ने उसको परचेज किया, अब उससे वो क्या करेगा, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में उस मशीन का काम लेगा। जैसे कि मैंने कोई आइसक्रीम की मशीन परचेज करी
और मेरा इंटेंशन क्या है कि इस मशीन से मैं आइसक्रीम्स बनाकर लोगों को बेचूंगा, तब ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। अदरवाइज मैंने कहीं से मशीन परचेस किया और इसलिए मैंने खरीदा ताकि मैं इसको आगे किसी और को हायर प्राइस पे बेच दूं, तो अब ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो जिनसे आप यूज करके नया प्रोडक्ट बना लेते हो या फिर उन्हें ही रीसेल कर देते हो। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स में दोबारा समझाता हूं, अगर मैं गेहूं परचेस करके आटा बनाता हूं वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर मैं गेहूं परचेस करके आगे हायर प्राइस पर गेहूं बेच देता हूं तो वो भी मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे अगर मैं मशीन परचेस करता हूं और ये सोचता हूं कि इससे मैं किसी गुड्स का प्रोडक्शन करूंगा तो वो तो कैपिटल गुड्स हो गया। बट अगर किसी मशीन को मैं सिर्फ ये परचेस कर रहा हूं सोचकर कि इसको आगे हायर प्राइस में बेचूंगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमेशा फर्म अगर कोई मशीन परचेस कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल गुड्स ही कहलाएगा, वो हो सकता है कि इंटरमीडिएट गुड्स भी हो जाए। आई होप ये स्टेटमेंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो सेक्टर्स में समझना है। क्या करना है? दो सेक्टर्स में समझना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है बेटा? दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है, और एक होता है हमारा फर्म। यहां पर हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर सर्विस देता है, ठीक है ना, जैसे कि लैंड देगा, ये जैसे मैंने ऑपरेटिंग में बताया था ना आपको, ये देखो ध्यान से, ये ऑपरेटिंग में देखो क्या है, रेंट है तो लैंड हो गया, है ना, रॉयल्टी है तो ये भी इसमें आएगा बेटा। इंटरेस्ट मतलब जैसे लैंड दे दिया आपने, ठीक है ना, आपने जो है लेबर दे दिया, ठीक है ना, आपने जो है कैपिटल लगा दिया, आपने एंटरप्रेन्योरशिप लगा दिया बेटा, तो ये सब चीजें क्या है? फैक्टर सर्विसेज होती हैं। इससे फर्म क्या करता है बेटा? गुड्स एंड सर्विस बनाकर वो किसको दे देता है? फर्म को, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर ये हाउस होल्ड को बेच देता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा एक और चीज, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी तो फर्म ने उस फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट कर दिया, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। भाई हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी ना, जैसे हाउस होल्ड ने लैंड दिया, ठीक है ना, लेबर दिया बेटा, कैपिटल दिया, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप दिया बेटा, तो ये सब चीजें दिया उसने फर्म को, तो फर्म ने बदले में पैसे दिए उसको। फ्री में कोई चीज मिलती है क्या? नहीं ना। तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दिया तो फर्म ने बदले में पेमेंट कर दिया। अब जब फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट किया तो फर्म, हाउस होल्ड की क्या हो गई? इनकम हो गई। तो इसकी जब हाउस होल्ड की इनकम हुई तो इसने क्या करा? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने इसको बनाकर दिए, हाउस होल्ड ने भी उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में आप लोगों को? इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बस मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बेटा, बीच में ना एक और होता है, वो होता है कैपिटल मार्केट, जिसको हम बैंक भी बोलते हैं। हाउस होल्ड की जो भी इनकम होती है उसमें से कुछ पैसा वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में खर्च कर देता है, अगर कुछ बच जाता है तो सेविंग के रूप में वो बैंक में जमा कर देता है अपने पैसे को। हम यही तो करते हैं, हमारे पास हमने हमारा सारा खर्चा गुड्स एंड सर्विसेज का निकाल लिया, उसके बाद अगर हमारे पास कुछ पैसा बच गया तो सेविंग के रूप में हम बैंक में डाल देते हैं उस पैसे को, और बैंक क्या करता है? उस पैसे को फर्म को दे देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए तो आपको बैंक क्या करता है? सेविंग, जब आप सेविंग करते हो बैंकों के अंदर तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसने आपके पैसे को किसी कंपनी को दे दिए हैं, अब वो कंपनी उस बैंक को लोन पे कर रही है, उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो कुछ आपके साथ में भी शेयर किया जाता है, क्योंकि उसको जो पैसा दिया गया वो आपका ही तो पैसा है। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको मेरी बात यहां तक अच्छे समझ में आ रही होगी। ये रहा डायग्राम बेटा, एक मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है, और दोनों ही मैंने बनाए, यहां पे बना के समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में? फाइनल गुड्स आर दोज विच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउस होल्ड। डिफेंड, ये सही, डिफेंड मतलब सही है ये स्टेटमेंट, और रिफ्यूल्ड मतलब या फिर ये गलत स्टेटमेंट है। तो मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत है कि फाइनल गुड्स हमेशा कंजप्शन के लिए ही होता है। नहीं सर,
अगर कोई फाइनल गुड्स है तो उसको सिर्फ कंजप्शन के लिए यूज किया जाएगा क्या? नहीं, कंजप्शन के अलावा भी वो कैपिटल गुड्स भी क्या होता है? फाइनल गुड्स ही तो होता है। तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम लोग हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स यूज करते हैं सिर्फ वही गुड्स फाइनल गुड्स होगा। नहीं, अगर कोई मशीन परचेस करके मैं अपनी फैक्ट्री में लाया हूं और उस मशीन का मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रहा हूं, तो वो मशीन मेरे लिए फाइनल गुड्स है। कैपिटल गुड्स तो है बट फाइनल गुड्स भी है, क्योंकि मैं उस मशीन को किसी दूसरे रूप में चेंज थोड़ी कर रहा हूं। इस मशीन को मैंने कोई दूसरा नया रूप थोड़ी दे दिया है, जैसी खरीद के लेकर आया था वैसा का वैसा यूज कर रहा हूं, है ना। तो मैं अगर किसी चीज को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको यूज करने के लिए, उससे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए अगर मैं उसको लेकर आ रहा हूं तो वही फाइनल गुड्स है बेटा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मैं अपने लिए कपड़े परचेस करके लेकर आया खुद के लिए, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स भी और कंजप्शन गुड्स भी मैं खुद के लिए लाया हूं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर फाइनल गुड्स कंजप्शन गुड्स होता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कहीं से मशीन परचेस करके लेकर आ रहा हूं, सपोज करो मैं आइसक्रीम बनाने वाली मशीन परचेस करके लेकर आ रहा हूं और उस मशीन से मैं आइसक्रीम बना रहा हूं, तो मशीन मेरे लिए कैपिटल गुड्स के साथ साथ में फाइनल गुड्स भी तो है, क्योंकि उस मशीन का मैंने कोई चेंज थोड़ी किया है, उस मशीन को मैंने कोई दूसरा रूप थोड़ी दे दिया है, नहीं ना, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स होगा। तो लिख रखा है द फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन हो चुका है एंड अवेलेबल टू बी कंज्यूम्ड विदाउट एडिंग एनी फर्दर वैल्यू, और इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है एज इट इज यूज करने के लिए। तो एनी गुड्स कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर इज अ फाइनल एंड ऑल्सो कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर आर कंसिडर एज अ फाइनल गुड्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? आगे देखते हैं बेटा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इज बेस्ड ऑन द एक्सियम दैट वन एक्सपेंडिचर इज अदर इनकम। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस थ्योरी पे डिपेंडेंट है क्या कि एक टाइम पर एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना यहां पर फैक्टर सर्विस दिया हाउस होल्ड ने फर्म को, ठीक है, तो फर्म ने क्या करा, पेमेंट कर दिया हाउस होल्ड को, तो फर्म का खर्चा और हाउस होल्ड की इनकम हो गई बेटा एक ही टाइम पर, क्योंकि ये फर्म पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट ये फर्म कर रहा है, तो उसी टाइम पर इसका खर्चा और इसके पास पैसे आ रहे हैं तो इसकी इनकम। और जब ये गुड्स परचेस करेगा फर्म से, तो ये हाउस होल्ड फर्म को पेमेंट करेगा, तो हाउस होल्ड का खर्चा और उस टाइम पर फर्म की इनकम हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही होता है। इज दैट क्लियर? यस, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। In a two-sector economy, the firm produce goods and services and make factor payment to the household. आगे बात समझ में, the factor income earned by the household will be used to buy the goods and services which would be equal to income of the firm. So the aggregate consumption expenditure by the household in the economy is equal to the aggregate expenditure on goods and services. बिल्कुल सही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या सर कि जो भी एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट मतलब टोटल, याद रखना टोटल, मैं इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा, जब हमारा चैप्टर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि एग्रीगेट क्या होता है। बट आप अभी एग्रीगेट को समझ लो, टोटल, एग्रीगेट का जो नाम है वो टोटल है। तो मैं ये क्या कह सकता हूं क्या सर कि जो टोटल कंजप्शन पे खर्च करते हैं हाउस होल्ड, वो बराबर होता है जितना खर्चा हाउस फर्म के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मार्केट में जितनी डिमांड होगी, अब हम लोग डिमांड करते हैं तो हम लोग खर्चा भी तो करेंगे ना बेटा। आई बात समझ में? अगर मैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा हूं तो मैं मार्केट में उसके लिए खर्चा भी करूंगा। तो हम खर्चे से भी समझ सकते हैं, अगर मार्केट में हम जितना खर्चा कर रहे हैं तो फर्म का भी तो उतना ही खर्चा हो रहा होगा उस प्रोडक्ट को बनाने में। अगर मार्केट में मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं किसी गुड्स को खरीदने में, तो उसको बराबर माना जा सकता है फर्म के द्वारा खर्चे करने को। इज दैट क्लियर? तो फर्म का खर्चा और हाउस होल्ड खर्चा बराबर ही होता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए लिख रखा है द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द। तो हाँ बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कंजप्शन पे खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, वो बराबर होता है फर्म के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने पर खर्चा किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको यहां तक अच्छे से सब समझ में आया होगा।
और आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, और आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां पर पहला है मिल्क परचेज्ड बाय अ टी स्टॉल। टी स्टॉल मतलब जो चाय बेचने की दुकान होती है। तो चाय जो बनाकर बेच रहा है, अगर वो दूध परचेस करता है तो दूध उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उस दूध की वो आइडेंटिटी चेंज कर देगा चाय के अंदर। वो दूध को एज इट इज अपने खुद के लिए यूज नहीं कर रहा है, इसलिए उस चाय बनाने वाले के लिए वो दूध जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बस परचेज बाय द स्कूल। स्कूल के द्वारा अगर बस परचेज करी जा रही है तो सर वो क्या होगा बेटा? वो फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि बस की कोई वो आइडेंटिटी चेंज नहीं कर देंगे या बस को कोई दूसरे रूप में चेंज नहीं कर देंगे। वो बस जो परचेज करके लेकर आए वो एज इट इज वो बस यूज करेंगे अपने बच्चों को घर से स्कूल, स्कूल से घर छोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लिखा है जूस परचेज बाय स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन। कोई बच्चा अगर स्कूल की कैंटीन से अपने लिए जूस परचेज करता है तो वो भी फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो जूस जो परचेज कर रहा है वही जूस वो एज इट इज यूज करेगा उसको पीने में। उसको किसी चीज में चेंज नहीं करेगा कि भाई उस जूस का उसने आइसक्रीम बना दिया, नहीं, वो जूस को एज इट इज अपने खुद के कंजप्शन के लिए कर रहा है, इसलिए वो जूस भी उसके लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को? हमें सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस बताना था इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंशिएशन बताया है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको यहां तक सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट फिर भी आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप के, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो, हमें मैसेज करो, हम आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे व्हाट्सएप पर, और वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बेटा, और वहां पर भी आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।